अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनईटी सर पर है। स्टूडेंट्स तैयारियां कर रहे हैं। प्री मेडिकल वाले बायो को सेक्रीफाइस करके मैथमेटिक्स की दुनिया को स्वीकार कर चुके हैं और इसी बीच मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स रिलेटेड टुन के ऐसे एमसीक्यूज जो कि एग्जैक्टली अगर पेपर के अंदर रिपीट ना भी हुए तो कम से कम उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो मेरे ख्याल से पेपर के अंदर लाजमी रिपीट होगा। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 क्या है? सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स of two forces acting at a point is 16 Newton. If their resultant is normal to smaller force and has a magnitude 8 Newton, then forces are। अच्छा जी, दो फोर्सेज हमें दी हुई हैं, ठीक है जी। और मैं यहाँ पर जो है ना कलर चेंज कर देता हूँ। दो फोर्सेज हमें दी हुई हैं और उनका जो सम है, उनका मैग्नीट्यूड को अगर हम सम करेंगे तो वो आता है 16 न्यूटन। इफ़ द रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू स्मॉलर फोर्स हैज़ अ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन। अच्छा, इन दोनों फोर्सेज का अगर हम रिजल्टेंट लेना तो वो हमारे पास उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 8 न्यूटन। तो हमसे पूछी हुई है कि दो फोर्सेज है वो कौन सी है, ज़रा बताएं। तो सबसे पहले हम ये जो 16 न्यूटन वाली बात है इसको पकड़ते हैं और चारों ऑप्शन को रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो दो फोर्सेज दिए हुए हैं इनको हम सम अप करेंगे तो हमारे पास 16 न्यूटन आ जाएगा। अगर ऐसा एक ही ऑप्शन हुआ तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्वियसली वही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 6 न्यूटन 10 न्यूटन, ये 16 आ जाएगा। बी ऑप्शन है 8 न्यूटन 8, ये भी 16 आ जाएगा। सी ऑप्शन है 12 + 4 16 और डी ऑप्शन है 14 + 2 16। तो चारों ऑप्शन में 16 न्यूटन आ रहा है, लिहाजा हमें मजीद दिमाग लगाने की जरूरत है। अब अगली बात वो ये करता है कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों फोर्सेस में से स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इन चारों ऑप्शन में जो स्मॉलर फोर्सेस है ना इनको ज़रा एनालाइज करते हैं और हम ऐसा कर सकते हैं कि अब यहाँ पर हम टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है कि देखिए, स्मॉलर फोर्स और लार्जर फोर्स का अगर रिजल्टेंट 8 आ रहा है तो स्मॉलर फोर्स और 8 न्यूटन जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इन दोनों का रिजल्टेंट लार्जर फोर्स आनी चाहिए, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि एक एक करके हम, अच्छा ये दूसरी जो बी ऑप्शन है ना इसमें तो स्मॉलर और लार्जर फोर्स वाला कंसेप्ट ही नहीं है, दोनों फोर्सेज इक्वल है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो गया, ठीक है जी। हमने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है जी। अब हम ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन की स्मॉलर फोर्स को पकड़ते हैं और 8 न्यूटन के साथ एक एक करके हम इनका जो है ना रिजल्टेंट मालूम करते जाते हैं। अगर उसका रिजल्टेंट उसी ऑप्शन में दी गई लार्जर फोर्स के साथ मैच कर गया तो उसका मतलब है वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए इसको ज़रा करके देखते हैं। देखें हम क्या करते हैं, पहले जो है ना वो 6 न्यूटन वाली फोर्स को ज़रा लेते हैं, ठीक है जी। 6 न्यूटन को फोर्स को हम लेते हैं और उसके साथ हम 8 न्यूटन को जो है जोड़ के हम उसका रिजल्टेंट मालूम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अगर इसका आंसर 10 आ गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 दिया हुआ है, तो अगर 10 आ गया तो उसका मतलब ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से कैसे फाइंड करते हैं? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये हमारे पास आएगा 36 प्लस 64 अंडर रूट, ये आ जाएगा 100 अंडर रूट और 100 अंडर रूट 10 के बराबर आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली हमारा करेक्ट हो गया। पी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो चुका है। सी ऑप्शन को देखते हैं, 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 प्लस 12 स्क्वायर 144, तो इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 160 का अंडर रूट आ जाएगा जो कि 12 के बराबर नहीं आता है। इसी तरह हमारे पास डी ऑप्शन है तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस 14 का स्क्वायर 196 का प्लस 4 200 का अंडर रूट अगर हम ले तो वो 14 नहीं आता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, पहले एमसीक्यू का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगले एमसीक्यू की जाना पढ़ते हैं। अगले एमसीक्यू है वी कैन हेयर साउंड अराउंड द कॉर्नर बट कैन नॉट सी बिकॉज ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है जी, ये आप हैं और आपके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल जो है ना वो रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि कोई फॉर एग्जांपल दरवाज़ा है आपके सामने, ठीक है जी। अब इस दरवाजे के दूसरी तरफ से कोई भी अगर कोई काम हो रहा है तो उसकी आवाज़ जो है ना वो आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन आप दरवाजे की दूसरी तरफ देख नहीं पाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है? यानी आप दूसरी तरफ से सुन तो सकते हैं लेकिन आप दूसरी तरफ देख नहीं सकते, ऐसा क्यों होता है? तो देखें ये सारी गेम है डायफ्रैक्शन की। डायफ्रैक्शन किस वजह से? देखें, जो साउंड वेव्स होती है ना उनकी जो वेवलेंथ होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट, ठीक है जी। तो यहाँ से जो साउंड वेव्स आएगी ना, यहाँ से जो साउंड वेव्स अप्रोच करेगी वो इस दरवाजे के कॉर्नर से डायफ्रैक्ट हो जाएंगी और आप तक पहुँच जाएंगी, क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट। जो लाइट होती है ना उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, तो लिहाजा उसको अगर हमने डायफ्रैक्ट करवाना है तो कॉर्नर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल एक्सरेज को हम जब डायफ्रैक्ट करवाते हैं तो उसके लिए जो क्रिस्टल्स की जो एटॉमिक लेयर्स होती हैं उनके दरमियान का जो गैप होता है उसको हम एज आ स्लिट्स के तौर पर यूज़ करते हैं। यानी उनके दरमियान जो गैप होता है वो इतना कम होता है कि वो ऑलमोस्ट एक्सरे की वेवलेंथ के बराबर होते हैं, इसलिए एक्सरे उसे डायफ्रैक्ट कर जाती है। तो एक तरफ आप एटॉमिक लेयर्स के दरमियान जो गैप है आप उसको लें और दूसरी तरफ आप दरवाजे के दो कॉर्नर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मालूम करें, तो देखिए दोनों के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी वजह से लाइट जो है ना
वो डिफेक्ट नहीं कर पाती, बल्कि वो ब्लॉक हो जाती है दरवाजे की वजह से। जबकि जो साउंड वेव है, चूँकि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वो पास कर जाती हैं। तो लिहाजा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर है डायफ्रैक्शन। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। तो अगला एमसीक्यू है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर विच इज इक्वल टू। अब आगे हमें यूनिट मालूम करने। देखिए बड़े आसान से एमसीक्यू है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट ए। बी है जी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और ए है हमारा एरिया वेक्टर। तो बी क्या होता है जी, इसको हम मैथमेटिक्स में एक्सप्रेस करते हैं एफ ओवर आई एल और इनटू ये आ गया हमारे पास एरिया। सही है जी। तो एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है? न्यूटन के। और ओवर आई जो है वो हमारे पास आ गया करंट जो कि है एम्पियर, और लेंथ हमारे पास आ गई मीटर। मल्टीप्लाई बाय एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर मीटर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू क्या है? द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज r इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप बाय अ फोर्स f इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस k इज। अब देखें ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू है। w इज इक्वल टू f डॉट d, ये होता है हमारा वर्क डन। सही है जी। f हमारे पास दिया हुआ है, वो क्या है जी? इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप इनटू, अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हमारे पास, ये जो पोजीशन वेक्टर ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम लिख लेते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। सही है जी। ये हमारे पास आ गया पोजीशन वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर दोबारा से वेक्टर का कंसेप्ट लग रहा है, वो क्या है कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है जी। यानी जो यूनिट वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं इनका हमने क्रॉस फैक्टर करना है। तो क्रॉस फैक्टर इनका हमने जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमने लेना है। ठीक है जी। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से मैं आपको किस तरीके से लेते हैं मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ। देखें 2i कैप, आपने जो आई कैप वाली वैल्यू होगी ना उसको आई कैप वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जे वेक्टर को जे वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और के वेक्टर को के वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। और फिर इन सब के जो कोफिशिएंट्स होंगे ना जो आपके पास आएंगे उन सब को आपने प्लस कर देना है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं वो करके दिखाता हूँ। देखें अगर हम 2i को इसको हम 3i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को हमने j से करना है और k को हमने k से करना है। ठीक है जी। तो 2 3 आ जाएगा 6, और i डॉट आई तो वैसे भी 1 होता है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस आपने सबको सम अप करना है। तो यहाँ पर j के साथ कुछ भी नहीं है तो ये 1 हो जाएगा, और -1 इंटू 2 तो यह आ जाएगा -2, और j डॉट j तो 1 होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस -1 इंटू -5 तो ये आ जाएगा +5, और k डॉट k 1 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 2 प्लस 5, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 9। तो लिहाजा इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो हमारे पास है बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। तो अब आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज कॉल्ड। देखिए बड़ा आसान सा एमसीक्यू है। अगर आपने बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी है तो आप ये इजीली आंसर जो है वो इसका दे देंगे। देखिए मैं इसलिए कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपने जो है ना बुक की रीडिंग बड़े अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स का सब्जेक्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो को हो, आपने हर एक की आपकी जो बुक रीडिंग है ना वो तगड़ी होनी चाहिए। सही है। और स्पेशली जो डेफिनेशंस है वो तो आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि चाहे NET का टेस्ट हो या चाहे MD कैट हो, ईटा हो, इनमें जो है ना बुक की लाइन्स जो है ना वो काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रही होती हैं। तो बुक की रीडिंग अगर आप करेंगे तो आप अपने मैक्सिमम MCQs जो है वो हल कर लेंगे। अब आइए आगे चलते हैं। फिजन रिएक्शन कैन बी प्रोड्यूस इन यूरेनियम 238 बाय, ऑप्शन दिए हुए हैं फास्ट न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन, आर ऑफ दिस। देखें पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये फास्ट न्यूट्रॉन क्या होते हैं, स्लो और थर्मल न्यूट्रॉन क्या होते हैं। देखें फास्ट न्यूट्रॉन वो होते हैं जिनकी जो एनर्जी होती है ना वो अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। चाहिए जी। और स्लो न्यूट्रॉन वो होते हैं, इनको हम थर्मल न्यूट्रॉन भी कहते हैं, इनकी एनर्जी जो है ना वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सही है जी। और थर्मल न्यूट्रॉन भी स्लो न्यूट्रॉन को ही कहते हैं। सही है जी। अब देखें जो यूरेनियम 238 है ना, इसकी फिजन जो स्लो न्यूट्रॉन है, ये जो लो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन है उनसे नहीं हो सकती। इसकी अगर हमने फिजन करवानी है तो हमें फास्ट न्यूट्रॉन ही चाहिए होगा। ये वन ऑफ द रीजंस है कि जब हमें फिजन करवानी होती है तो हम यूरेनियम 235 को प्रेफर करते हैं ओवर यूरेनियम 238, क्योंकि जो यूरेनियम 235 होता है ना उसकी फिजन तो यानी एज लो एज 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉन से भी हो जाती है। यानी इतनी कम एनर्जी का न्यूट्रॉन को अगर हम फेंक के मारेंगे यूरेनियम 235 में तो उसकी फिजन हो जाएगी।
जबकि यूरेनियम 238 जो होता है उसके लिए फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए होता है, और फास्ट न्यूट्रॉन यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का न्यूट्रॉन जनरेट करना पार्टिकल एक्सेलरेटर में ये काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी हार्ड वर्किंग प्रोसेस होता है, ठीक है जी। तो इसलिए हम यूरेनियम 235 को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फास्ट न्यूट्रॉन। आगे चलते हैं। अ बॉल एट रेस्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 12 मीटर, it loses 25% of its kinetic energy on striking the ground and bounces back to a height h then value of h is। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल 12 मीटर की हाइट पे जो है ना बॉल रखी हुई है, ठीक है जी, उसको हमने ड्रॉप किया, ये ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करी, ठीक है जी, और इसने क्या किया कि यहाँ पर अपनी 25% काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो लूज़ कर दी। देखें, अब आप सवाल करेंगे कि यार यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी। देखें, जब बॉल ड्रॉप करेंगे ना, यहाँ से जब बॉल यहाँ तक आएगी तो सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करने से एग्जैक्ट एक मोमेंट पहले वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम यूँ एक्सप्रेस करते होते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो 100% काइनेटिक एनर्जी थी ना, जब उसने ग्राउंड पे स्ट्राइक किया तो उस 100% काइनेटिक एनर्जी में से 25% जो है वो लूज़ कर दी बॉल ने। अब जब बॉल बाउंस बैक करके ऊपर आई तो उसके पास कितनी एनर्जी थी, 75%, ठीक है जी। और 75% जब बॉल ऊपर गई 75% एनर्जी के साथ, तो मैक्सिमम हाइट तक जब वो पहुंचेगी तो सारी की सारी जो 75% काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। लेकिन जो हाइट होगी ना बाउंस बैक करने के बाद जब बॉल ऊपर उछलेगी तो वो जो हाइट जो डिस्टेंस कवर करेगी वो पुराने वाले डिस्टेंस से कम होगी, यानी 12 मीटर तक नहीं उछलेगी बॉल, उससे कम उछलेगी। क्यों? क्योंकि पहले बॉल के पास 100% काइनेटिक एनर्जी थी, अब 100% एनर्जी थी, अब उसके पास सिर्फ 75% एनर्जी है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी जो दूसरी वाली है वो पहली वाली से कम होगी, ठीक है जी। अब देखें, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब बॉल का मास भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गई h के, ठीक है जी। अब देखें, यहाँ पर ना इस केस में बॉल के पास 100% पोटेंशियल एनर्जी थी, जबकि दूसरे केस में बॉल के पास 75% पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो एनर्जी है वो 25% कम हो रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी 25% कम हो रही है, तो हाइट भी 25% कम होगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। पोटेंशियल एनर्जी 25% कम होगी तो हाइट भी 25% कम होनी चाहिए, ठीक है। तो 12 में से हम 25% को माइनस करेंगे, ठीक है जी। अब परसेंटेज की जगह हम ये लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 100, यानी परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो 12 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 100 को हम 1/4 लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 मीटर। सो 9 मीटर इज आवर आंसर, सी। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R is cut into 2 equal pieces. The resistivity of each piece will be the same 1/4, डबल और 1/2। देखिए, रेजिस्टिविटी जो होती है ना वो कभी भी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। डायमेंशन इंडिपेंडेंट होती है। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है। ये जो है ना रेजिस्टिविटी, सॉरी डायमेंशन कहते हैं, ठीक है इसको। तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये डायमेंशन इंडिपेंडेंट होती है, यानी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करते। तो अगर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक लंबी कॉपर की वायर है और हमारे पास एक छोटी कॉपर की वायर है, तो दोनों की लेंथ में फ़र्क है लेकिन दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी चूंकि सेम होती है लिहाजा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है। अ चार्ज Q is divided into 2 equal parts, Q and Q minus Q, and separated by a distance R. The force or repulsion between them will be maximum when Q is equal to Q/4, Q is equal to Q/2, Q is equal to Q और none। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ। हमने क्या किया कि एक चार्ज लिया, ठीक है, कैपिटल Q, उसको हमने 2 स्मॉल चार्जेस में डिवाइड कर लिया, सही है जी, और Q माइनस Q। अब पूछ रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कम मैक्सिमम होगी, ठीक है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा कि उनके दरमियान जो है ना वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, सॉरी रिपल्शन होगी, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं ना, अब इस एमसीक्यू को आप तभी समझेंगे जब आप इस जो कैपिटल Q है इसके लिए कोई ना कोई वैल्यू एवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए कोई भी जो है ना वैल्यू हम इसके लिए लिख लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल इसका जो मैग्नीट्यूड है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कैपिटल Q का, वो है हमारे पास 10 कूलम, ठीक है। लेट्स हमने सपोज कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसके जो कॉम्बिनेशन है ना वो बनाते हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या हमारे पास आ जाएगा, 1 कूलम 9 कूलम, दूसरा आ जाएगा हमारे पास 2 कूलम 8 कूलम, तीसरा हमारे पास आ जाएगा 3 कूलम 7 कूलम, चौथा हमारे पास आ जाएगा 4 कूलम 6 कूलम, और पांचवा हमारे पास आ जाएगा 5 कूलम 5 कूलम।
इसके अलावा उसके बाद हमारे पास आएगा 6 कूलम, 4 कूलम, 7 कूलम, 3 कूलम, 8, 2, 9 और 1। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कूलम लॉ क्या कहते हैं कि जो फोर्स है ना, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यही बात है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके लिए Q1 और Q2 यानी दोनों चार्जेस, दोनों कॉम्बिनेशन यानी दो चार्जेस जो हमने लिए हैं Q और Q माइनस Q, इनका जो प्रोडक्ट है ना वो मैक्सिमम आता है। तो 1 और 9 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 9, 2 और 8 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 16, 3 और 7 का क्या आ जाएगा 21, 4 और 6 का 24 आ जाएगा, 5 और 5 का 25 आ जाएगा। और इसी तरीके से 24, 21, 16 और 9। आप देखें इनमें से ये 5 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसमें जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो मैक्सिमम आ रही है। क्या आ रही है 25। यानी हमें ये पता चला कि जब हम एक बड़े चार्ज को स्मॉल चार्जेस में हाफ मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमेशा जो फोर्स है ना, फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो मैक्सिमम आ जाएगी। अब मैंने जो है ना 10 कूलम ली, आप कोई और वैल्यू एवेलुएट कर लें। फॉर एग्जांपल आप 30 कर ले, 20 कर ले, 100 कर ले, 50 कर ले, आपकी मर्जी है। लेकिन हमेशा आप ये पाएंगे कि जब भी हम दोनों जो हाफ मैग्नीट्यूड अगर हम डिवाइड करेंगे ना दोनों चार्जेस को, तो उन हाफ मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस के दरमियान जो मैक्सिमम आएगी, फोर्स जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी। आप कोई भी कॉम्बिनेशन करके देख ले। तो इसका फिर आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू Q/2। यानी जब हम हाफ मैग्नीट्यूड पे चार्जेस को डिवाइड करेंगे तब हमारे पास जो फोर्स आएगी वो मैक्सिमम आएगी। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। तो नेक्स्ट MCQ क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस increases with increasing pressure, decreases with increasing pressure, is independent of pressure, is proportional to pressure। देखिए इसका जो आंसर है वो है बी। क्यों? देखिए जो KPK की फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बुक है ना, उसका जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर एक क्विज दिया हुआ है। वो क्विज क्या है कि जब हम दो आइस क्यूब्स को आपस में जोड़ के उनको प्रेस करते हैं ना, तो वो जो दो आइस क्यूब हैं वो मिल के एक आइस क्यूब बना देते हैं। तो इस क्विज का जो जवाब है ना वो इसी MCQ से रिलेटेड है। देखें होता क्या है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, उसमें जो आइस होता है, ये जो सॉलिड वाटर होता है, वो फिजिकल इक्विलिब्रियम में होता है वाटर के साथ, यानी लिक्विड वाटर के साथ, ठीक है जी। फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, चूँकि हमें पता है प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ना तो ये इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, यानी वाटर वाली साइड पे शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने से इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट होता है जिस साइड वॉल्यूम कम होता है। तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो आइस से कम होता है, इसलिए जो आइस होती है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और वाटर बनाना शुरू कर देती है। इसीलिए जब हम दो आइस क्यूब आपस में प्रेस करते हैं, वो दो आइस क्यूब मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होकर वो जुड़ जाते हैं और एक आइस क्यूब बना देते हैं। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो आइस है ना, मेल्टिंग पॉइंट आइस, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कम हो जाता है और वो वाटर बनाना शुरू कर देता है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन, सारे MCQs जो है ना आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट में लाजमी पूछें। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी इंग्लिश से रिलेटेड होगी। इंग्लिश के लिए कुछ ऐसे MCQs आपके लिए लेके आएंगे जो हमने खुद कलेक्ट किए हैं, और हर MCQ के अंदर ना कुछ जो है ना वो कंसेप्ट जो है ना वो छुपा हुआ है। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके इंशाल्लाह से बहुत से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है जी। हर MCQ के अंदर कोई ना कोई कंसेप्ट छुपा होगा। तो उसके लिए मेक श्योर करने के लिए कि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा कि जब हमारी इंग्लिश वाली वीडियो अपलोड होगी तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।